Assalamualaikum. I hope all of you are doing well. Today we are doing a revision for scalars and vectors. ठीक है? So let's start right away. स्केलर्स क्या होती हैं? स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। और वेक्टर्स क्या होती हैं? दे हैव मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। ठीक है? एंड द एग्जांपल्स यू शुड ऑलरेडी नो। ठीक है? बहुत दफा एग्जामिनर कहता है अंडरलाइन कर दो, वो कहता है बता दो, एग्जाम्पल्स बता दो। तो ये तो बहुत सारे ऑलरेडी बच्चों को पता ही होता है, तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा रिगार्डिंग द एग्जाम्पल्स। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स की तरह ही काम कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप पहले राइट गए, फिर आप पीछे आ गए, तो मैंने आपको अपना एक वेक्टर बना के दे दिया, यार आप बेसिकली यहाँ से यहाँ गए हो बस। ये मतलब अगर आप बजाय इसके कि आप पहले आगे जाते हो फिर पीछे जाते, बस यहाँ से यहाँ भी आ जाते तो आप वहीं पे पहुंच जाते। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपको ये बताता है कि यार दो वेक्टर्स के जैसा, यानी दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स जो भी काम कर रहे थे, वो एक ही आप वेक्टर में क्या कर देते हैं? कंडेंस कर देते हैं। वो सारा काम हम दिखा देते हैं कि एक ही वेक्टर ने कर दिया। ठीक है? अच्छा, सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज वेरी वेरी इजी। अगर मैं ये बोलूं कि बेटा ये दोनों ऐड अप कर दो, तो बहुत सारे बच्चे 2 मिनट में कर देंगे, सर ये कैसा बकवास सवाल है। वो कहेंगे सर 8 न्यूटन हो गया। ठीक है जी। मैं आपको बोल दूं यार ये ऐड अप कर दो, तो बहुत सारे बच्चे ये भी डायरेक्ट कर देंगे, वो कहेंगे सर देखिए 5 - 3 कर दे, यानी आपके पास जो है वो राइट की तरफ क्या आ जाएगा? 2 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको ना एक चीज आपके भी हैबिट बनानी है। अगर आप उस हैबिट को भूल गए हैं, क्योंकि हमें काइनेमेटिक्स में बहुत ज्यादा काम आएगी, वो है कन्वेंशन की। ठीक है? सही है, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही एडअप किया है, लेकिन मैं आपको कन्वेंशन कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं। भाई कन्वेंशन क्या होती है? कन्वेंशन ये होती है कि आप अपने दिमाग की बेसिस पे डायरेक्शन डिसाइफर करने से ज्यादा किस चीज पे भरोसा करोगे? अपनी कन्वेंशन और मैथमेटिक्स पे। मैंने क्या, देखो मैंने बना दी कन्वेंशन राइट वर्सेस पॉजिटिव, यानी जितने भी वेक्टर राइट की तरफ होंगे मैं उनको पॉजिटिव अकाउंट फॉर करूंगा। यानी ये +5 हो गया, ये भी +3 हो गया, और मेरा आंसर क्या आएगा? +8 आएगा। तो अब मुझे खुद नहीं सोचना होगा ये राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ है, वो खुद मुझे बता रहा है भाई देखो मैं आपकी कन्वेंशन के हिसाब से राइट की तरफ आ गया। ठीक है? यू विल डू +5 +3 = 8, +8। सही है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने ये एग्जाम्पल तो 2 मिनट में झट में कर ली, लेकिन फॉर एग्जाम्पल कोई मुश्किल केस सिनेरियो है, कुछ ऐसा है, मैं आपको बोलता हूँ यार नहीं बेटा कन्वेंशन ऐसी ले लो, लेफ्ट वर्सेस पॉजिटिव ले लो। ठीक है? तो अब उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि आपकी जो 5 न्यूटन वाली फोर्स है वो नेगेटिव हो जाएगी, और आपकी जो 3 न्यूटन फोर्स वाली है वो पॉजिटिव हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा -5 + 3 = -2 न्यूटन। आप तो कहोगे सर ये तो गलत आ गया, आपका मेथड तो फेल कर गया। नहीं मेरा बेटा, मेरा मेथड फेल नहीं करा। ठीक है? मेरा मेथड बेहतरीन है। क्यों है बेहतरीन? क्योंकि ये माइनस आपको ये बता रहा है यार देखो आपकी कन्वेंशन के हिसाब से मैं उल्टा हूं। आपने ये बोला था कि राइट लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव है, मैं आपको बता रहा हूं मैं राइट की तरफ हूं। मैं राइट की तरफ हूं, मैं लेफ्ट की तरफ नहीं हूं, क्योंकि मैं नेगेटिव हूं। तो कन्वेंशन बनाने का ये फायदा होता है कि आपको फिर अपने खुद के दिमाग से नहीं सोचना पड़ेगा बैठ के कि भाई मेरी डायरेक्शन क्या थी क्या नहीं थी। अभी तो ये लग रहा होगा यार ये कैसी बकवास एग्जाम्पल है ना? यही लग रहा होगा यार ये तो बहुत ही बच्चों वाली एग्जाम्पल है। लेकिन जब हम काइनेमैटिक्स में जाते हैं, मोमेंटम में जाते हैं, फोर्सेस में जाते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अभी सिर्फ आपको इंट्रो दिया है, आगे जाके जब हम और बाकी सारी डिवीजन कर लेंगे तो वहां पे हमारे पास बहुत डिटेल में भी आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है? अब देख लेते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स along different lines of actions. So I have given you a 3 Newton horizontal vector and a 5 Newton vertical vector. ठीक है? हम जो यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे वो क्या होगा? वो हमारा होगा हमारा हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या कहता है? हेड टू टेल रूल ये कहता है यार देखो आप अपना एक वेक्टर लो, ठीक है जी, और इसको यहाँ पे रख लो। ये आपने रख लिया, वेरी गुड। ठीक है जी। और आप दूसरा वेक्टर लो, ठीक है, और जो है वो इसकी टेल जो है वो इसके हेड पे रख दो। ठीक है जी। हेड क्या होता है? हेड होता है कहां से वो वेक्टर शुरू हो रहा है। टेल क्या होती है? टेल होती है वो कहां वो एक्टर वेक्टर खत्म हो रहा है। क्या मतलब है इस बात का? भाई एरो हमेशा पॉइंट करते हैं टूवर्ड्स द टेल। इसी तरह ये इसका हेड हो गया, ये इसकी टेल हो गई। सॉरी उल्टा लिख दिया। ये इसकी टेल हो गई और ये इसका हेड हो गया, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी एक सेकेंड, ऊपर वाले को भी सही कर लेते हैं। एरो हमेशा हेड की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है जी, और जहां से एरो पॉइंट कर रहा होता है वो टेल होती है। सो एरो इज ऑलवेज गोइंग टू पॉइंट टू द हेड। सो आपने क्या किया? हेड टू टेल रूल में ये किया, आपने वेक्टर उठाया और दूसरे वाले वेक्टर की जो टेल थी वो इसके हेड पे रख दी। तो आपके पास क्या बन गया? आपके पास ये बन गया। अब आपका रिजल्टेंट क्या होता है? आपका रिजल्टेंट होगा आपकी यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन से, जहां से आपने अपनी डायग्राम बनाना शुरू करी थी और जहां पे आपकी डायग्राम जाके एंड कर गई। आप इन दोनों के बीच में क्या कर लोगे? एक वेक्टर बना लोगे, सॉरी। तो वो वेक्टर हमने यहां बना लिया। ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर आपका रिजल्टेंट है। This is going to be a resultant vector. You can clearly see that in this case, they both are making a 90-degree angle.
So the resultant can be worked out using the Pythagoras theorem. So you can apply 3 square plus 5 square whole under root and you will get your answer. So let's do that. 3 square plus 5 square whole under root. I am getting 5.83 approximately. मैं आपसे बोल दूं मैं बेटा मुझे एंगल भी बता दो, ये वाला एंगल बता दो जरा. तो एंगल कैसे निकलेगा? एंगल निकलेगा थ्रू tan थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट. इस एंगल का ऑपोजिट क्या है? 5 न्यूटन. इस एंगल का एडजेसेंट क्या है? 3 न्यूटन. सो आपने क्या कर लिया? आपने थीटा को सॉल्व करने के लिए tan इनवर्स 5/3 परफॉर्म कर दिया. जौन सा भी एंगल बोल रहा है बेटा मुझे वो निकाल के दे दो. तो tan इनवर्स ले लेना है उस एंगल के ऑपोजिट ओवर दी एडजेसेंट. सो ये 59.03 डिग्रीज आ रहा है मेरे पास. ठीक है, tan थीटा याद रखना है. tan थीटा इज ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट. उस एंगल के जो भी ऑपोजिट है और नीचे क्या ले लोगे? उसका एडजेसेंट ले लोगे. अगर मैं एंगल चेंज कर दूं, मैं आपको बोल दूं बेटा ये वाला, तो फिर उसी हिसाब से आपके ऑपोजिट और एडजेसेंट में क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे. अच्छा, फिर क्या है? फिर हमारे पास वो वेक्टर्स आ जाते हैं जो कि फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने ऑलरेडी इस तरह से जोड़ के दिए में. अब इसमें क्या करें? अब इसमें लगता है हमारे पास पैरालेलोग्राम लॉ. पैरालेलोग्राम लॉ क्या है? पैरालेलोग्राम लॉ ये कहता है यार भाई देखो, आपने हेड टू टेल रूल सीखा हुआ है ना. आप दिमाग इस्तेमाल करो जरा थोड़ा सा. और आप क्या करो? आप सिंपली ये करो, आप ये उठाओ, ठीक है जी, इसको यहां पे रखो. और आपको कोई इस बात से नहीं रोक रहा कि आप वेक्टर को उठा के इधर उधर नहीं कर सकते. यानी ये वेक्टर है. वेक्टर अगर यहां पे रखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि यहां पे फिक्स हो गया, अब इसको हिलाया नहीं जा सकता. मैं इसको हिला सकता हूं. ठीक है जी. सो आई कैन फॉर एग्जाम्पल टेक दिस वेक्टर एंड इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ओवर हियर आई कैन अप्लाई द हेड टू टेल रूल ओवर हियर. तो भाई मतलब मैं इसको अपना स्टार्ट वाला वेक्टर ले लूं और मैं इसकी हेड पे इसकी टेल रख दूं. तो ये क्या हो गया? इस पोर्शन में मैंने हेड टू टेल रूल अप्लाई कर दिया. पैरेललोग्राम लॉ सिर्फ ये कहता है कि भाई वेक्टर्स फिक्स्ड नहीं है जगहों पे, आप इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के इधर कर सकते हैं. कोई मसले की बात नहीं है. यानी अगर यूं बना भी दिया किसी ने आपको, तो यू कैन स्टिल अप्लाई हेड टू टेल रूल. यू कैन पिक अप दिस वेक्टर, पुट इट ऑन द हेड ऑफ दिस वन. सिमिलरली आप उल्टा काम भी कर सकते हैं. ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आप इसी वेक्टर को उठा के इधर रखते. आप जो है वो नीचे वाले वेक्टर को भी क्या कर सकते हैं? उठा के ऊपर वाले के सर पे रख सकते हैं. कोई मसले की बात नहीं है. सही है. तो फिर आपका हेड टू टेल रूल किस कहां पे अप्लाई हो गया? इधर अप्लाई हो गया. सही है. सो ये बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ. और ये आपने देख लिया होगा यार, ये मेरे पास पैरेललोग्राम बन गया. ठीक है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग द कंफ्यूजन, मैं जो हूं ना वो वाला 6 यूनिट हटा रहा हूं और ये वाला 6 यूनिट भी हटा रहा हूं. ठीक है. और ये वाला जो 120 डिग्री वाला एंगल होगा ना, ये कहां पे आ गया? ये आ गया यहां पे. राइट. अगर मैं नीचे वाली वाली लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो 120 डिग्री यहां पे आ जाएगा. अब रिजल्टेंट क्या होगा मेरा? मेरा स्टार्ट पोजीशन से मेरी एंड पोजीशन पे. सो आई विल ड्रॉ अ वेक्टर लाइक दिस, स्टार्ट पोजीशन टू एंड पोजीशन. और अब मुझे जो है वो ये वैल्यू निकालनी है. मुझे दोनों साइड्स पता है उनकी लेंथ क्या है. और अगर मुझे ये वाला एंगल पता लग जाए तो मैं कोसाइन रूल लगा सकता हूं. ये वाला एंगल कैसे निकलेगा? साफ साफ दिख रहा होगा, ये 180 डिग्री होगा. सो 180 डिग्री में से अगर मैं 120 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लूं तो ये 60 डिग्री हो जाएगा. एंड नाउ आई कैन अप्लाई कोसाइन रूल. कोसाइन रूल ये कहता है कि भाई लेट्स से दिस इज साइड ए, लेट्स से दिस इज साइड बी, लेट्स से दिस इज साइड सी. तो वो ये आपको बोल रहा है कि ए स्क्वायर विल इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए. ठीक है जी. तो ए स्क्वायर विल इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 कॉस ए. कॉस ए का क्या मतलब है? एंगल ए जो है वो साइड ए के ऑपोजिट होता है. यानी अगर मैं इसको साइड ए बोल रहा हूं तो एंगल ए विद द विल बी द वन दैट इज ऑपोजिट टू दैट. ठीक है. तो लेट्स अप्लाई कोसाइन रूल. क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर विल इक्वल टू बी स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 एंड देन कॉस 60. सो लेट्स वर्क इट आउट. So 6 square plus 6 square minus 2 into 6 and then cos of 60. ठीक है. तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और जो है वो इसको अंडर रूट भी कर लेंगे इसी आंसर को. तो मेरे पास ये क्या वैल्यू आ गई? मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू भी 6 आ गई. ठीक है. सो वी गॉटन 6 फॉर ए एज वेल. हमारा रिजल्टेंट भी क्या बन रहा है? 6 न्यूटन बन रहा है इस तरीके से. सही है. तो ये क्या कर लिया हमने? पैरेललोग्राम लॉ भी देख लिया. अब आ जाती हैं ऑन रेजोल्यूशन और थोड़ा सा और मुश्किल सवाल. अब मैंने आपको क्या दिए में? दो वेक्टर दिए में. एक 10 न्यूटन वाला है जिसका मैंने एंगल विद दी हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है 70 डिग्री. और एक 500 न्यूटन वाला वेक्टर है जिसका मैंने एंगल विद दी वर्टिकल दिया हुआ है 20 डिग्री. सबसे पहली बात क्या याद करनी है? यह बात याद करनी है, जो कंपोनेंट विद दी एंगल होता है वो कॉस होता है.
यानी आप जब इसकी रेजोल्यूशन करोगे तो वो वाला कंपोनेंट जो एंगल के साथ है वो कॉस होगा, और वो वाला कंपोनेंट जो ऑपोजिट टू एंगल है वो साइन होगा हमेशा। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। अब अगर मैं इस 10 न्यूटन वाले को रिजॉल्व करता हूं तो मैं इसको एक रिजॉल्व करूंगा, एक इसका हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा, एक इसका वर्टिकल बनाऊंगा। ठीक है, कैसे पता ये दोनों ऐसी डायरेक्शन बनेंगे? क्योंकि भाई मैं राइटवर्ड और अपवर्ड जा रहा हूं, तो एक कंपोनेंट आएगा राइटवर्ड, एक कंपोनेंट आएगा अपवर्ड। अच्छा जी, ये वाला कंपोनेंट ये एंगल के साथ वाला है, एडजेसेंट वाला है, विद द एंगल वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 cos 70। और वो वाला कंपोनेंट वो एंगल के ऑपोजिट है, तो ये हो जाएगा 10 sin 70। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, याद कर लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट साइन होता है और कंपोनेंट कॉस होता है, और उनको पता लग जाएगा कि वो यहाँ पे आके फेल कर जाएगा। अब अगर मैं इसको जो हूं वो क्या कर लूं, रिजॉल्व कर लूं, तो दो कंपोनेंट ये बनेंगे। ये क्या हो जाएगा? अब ये वाला जो कंपोनेंट है जो एंगल के साथ है, ये हो जाएगा 500 cos 20। जिन बच्चों ने ये याद किया हुआ होगा कि हमेशा वर्टिकल वाला साइन होता है, तो उन्होंने गलत कर दिया वाला सवाल। ठीक है, आपने ये बात याद करनी है, उल्टी सीधी कोई बात याद नहीं करनी। और जो ऑपोजिट टू एंगल है वो क्या हो जाएगा? वो आपका साइन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इनकी एडिशन परफॉर्म करनी है। तो आप जो है वो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट्स को साथ ऐड कर सकते हैं, और वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स को साथ ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड करने के लिए एक कन्वेंशन बना रहा हूं। जो दो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड करने के लिए मैं एक कन्वेंशन बना रहा हूं, आई एम सेइंग राइट वर्ड्स इज पॉजिटिव। तो मैं इसको भी राइट अज्यूम कर लूंगा, मैं इसको भी राइट ले लूंगा अपनी कन्वेंशन के हिसाब से। दूसरी बात क्या कर रहा हूं मैं, जो हूं वो जो दूसरी कन्वेंशन बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं कि मेरी जो वर्टिकल वाली कन्वेंशन है वो डाउनवर्ड्स पॉजिटिव है। सो ये वाली चीज पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली चीज क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और मैं इस तरीके से क्या कर लूंगा? सॉल्व कर लूंगा। तो मेरा जो रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होगा? वो होगा +10 cos 70 प्लस 500 sin 20। ठीक है, ये दोनों मैं एडअप कर लूंगा, क्या आ रहे हैं? 10 cos 70 प्लस 500 sin 20। सो ये आ गया मेरे पास 174.43 न्यूटन्स। और इसी तरह मैं अपने रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल लूंगा। वो कैसे निकलेगा वो देख लो। ये वाला 500 cos 20 पॉजिटिव में है, सो +500 cos 20, और जो 10 sin 70 है वो नेगेटिव में है, सो -10 sin 70 कर लिया मैंने। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? मेरे पास आंसर आ गया 500 cos 20 देन -10 sin 70। तो ये आ गया मेरे पास 460.449। ठीक है, अब मुझे क्या पता लग गया? मुझे ये पता लग गया यार, मेरा जो रिजल्टेंट है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू ये है, और ये क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि जो आर एक्स है वो राइटवर्ड होगा अकॉर्डिंग टू माय कन्वेंशन, बिकॉज राइटवर्ड इज पॉजिटिव एंड इट हैज अ वैल्यू ऑफ 174.43। और जो मेरा वर्टिकल कंपोनेंट है वो भी पॉजिटिव आया है, वो मेरी कन्वेंशन के हिसाब से क्या है? डाउनवर्ड होगा। तो मैं हेड टू टेल रूल के थ्रू यहाँ पे एक डाउनवर्ड आर वाई बना सकता हूं, जो कि मेरे पास क्या है? 460.449 आ रहा है। एंड वी ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट बिटवीन देम। दिस इज द स्टार्ट, दैट इज द एंड। You can connect these both together like this, that will be your resultant। तो रिजल्टेंट क्या आ गया? रिजल्टेंट आ जाएगा आपके पास RX² प्लस RY² होल अंडर रूट। सो RX² क्या है? 174.43 का स्क्वायर, और RY क्या है? 460.449 का स्क्वायर। और इन दी एंड क्या कर लेंगे? होल अंडर रूट परफॉर्म कर देंगे। सो लेट्स डू दैट। 174.43 का स्क्वायर प्लस 460.449 का स्क्वायर होल अंडर रूट। सो आई एम गेटिंग माई रिजल्टेंट एज 492.38। ठीक है, ये क्या आ गया? ये मेरा रिजल्टेंट आ गया। अगर एग्जामिनर आपसे बोल दे कि बेटा मुझे जरा इसका एंगल भी बता दो विद द हॉरिजॉन्टल, तो वो एंगल भी आप 2 मिनट में बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है tan थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो आप 460.449 क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे बाय 174.43। रेस्ट आप आगे खुद ही सॉल्व कर लोगे, तो मैं इसका आंसर नहीं निकाल के दिखा रहा। ठीक है, ये तो तुम लोग खुद ही डाल दोगे कैलकुलेटर में। अगर वो बोले एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, तो कौन सा एंगल होगा? विद द हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा। अगर ये बोलता एंगल विद द वर्टिकल, तो वो वाला एंगल होता है जो वर्टिकल के साथ बन रहा है। ठीक है, दिस इज एंगल विद हॉरिजॉन्टल, एंगल विद हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ ज्वाइन कर रहा है या मिल रहा है उससे। और ये क्या है? ये एंगल विद द वर्टिकल है, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट के साथ जाके मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है वेक्टर ट्रायंगल और इक्विलिब्रियम का।
तो यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है जी, ये बंदा क्या कर रहा है, ये एक हिल क्लाइंब कर रहा है, इसने एक रोप लगाई हुई है यहाँ से, और ये रोप पकड़ के इसका वेट यहाँ पे नीचे डाउनवर्ड्स है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इस पे राइटवर्ड्स है, और ये जो है वो एक टेंशन इस तरह है जो कि क्या कर रही है, इसको इक्विलिब्रियम में रख रही है। आपको क्वेश्चन बोला गया है कि भाई वेक्टर ट्रायंगल के थ्रू शो करो कि आप इक्विलिब्रियम में हो कि नहीं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप इन तीनों में से कोई भी वेक्टर उठा लें, मैंने वेट उठा लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा स्टार्ट हो गया। अब मैंने क्या करना है, अपना वेक्टर ट्रायंगल बनाना है। देखो जब भी इक्विलिब्रियम होगा ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो आपका नेट है, नेट ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम फोर्स के केस में होगा तो नेट फोर्स विच इज बेसिकली योर रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी जीरो। रिजल्टेंट जीरो का मतलब क्या है, रिजल्टेंट जीरो का मतलब ये कि यार आपकी जो स्टार्ट एंड स्टॉप पोजीशन होगी ना, वो सेम होगी। क्योंकि भाई अगर मैं यहां से स्टार्ट किया, घूमता घुमाता सारी कहानी करके वापस यहीं पे आ गया, तो बेसिकली रिजल्टेंट कहेगा यार तुम कहीं भी नहीं गए, तुम तो यहीं थे। वो ये नहीं देखता कि आप कहाँ से घूमते हुए आ रहे हो, वो ये देखता है कि भाई आपका स्टार्ट का है, आपका स्टॉप का है। अगर आपका स्टॉप भी वहीं हुआ स्टार्ट जहां पे था, तो इसका मतलब आपने कोई कुछ नहीं किया। सिमिलरली अगर मुझे फोर्सेस का इक्विलिब्रियम दिखाना हो थ्रू अ वेक्टर ट्रायंगल, तो मैंने अपनी वेक्टर डायग्राम इस तरह बनानी होती है कि मेरी जो है वो स्टार्ट और स्टॉप पोजीशन क्या हो, सेम हो। तो मैंने वेट बना दिया। नेक्स्ट मैं क्या बना रहा हूँ, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। आप टेंशन नहीं बना सकते, कोई मसले की बात नहीं है। मैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बना रहा हूँ। कौन सा रूल फॉलो कर रहा हूँ, हेड टू टेल रूल। तो मैंने नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या कर दी, वेट के सर पे रख दी इस तरह। और टेंशन, टेंशन अब वंस अगेन हेड टू टेल रूल से, और मुझे पता है क्योंकि मेरा इक्विलिब्रियम है, तो मैं जो हूं वो जहां से मैंने स्टार्ट किया था मैं वहीं पे क्या कर दूंगा, जाके स्टॉप कर दूंगा, ताकि मेरे पास वो ही क्या कहते हैं, मेरा रिजल्टेंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ये दिख जाए कि भाई मैं इक्विलिब्रियम में हूं। ठीक है। और क्या तरीके हो सकते हैं बनाने के, वो डिस्कस कर लेता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके लेट्स से वेट आपने पहले बना लिया, फिर आपने कहा यार नहीं मुझे टेंशन बनानी है, तो आप टेंशन बना ली फिर, एंड देन यू कैन ड्रॉ द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप कौन सा कंपोनेंट पहले बना रहे हो, कौन सा फोर्स पहले बना रहे हो, कौन सी चीज बाद में बना रहे हो, इट डज नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो इट्स टोटली अप टू यू, आप किससे शुरू करें और कैसे करें। बस ख्याल किस चीज का रखना है, हेड टू टेल रूल फॉलो हो, हेड टू टेल रूल फॉलोड। एंड नंबर टू क्या है, नंबर टू ये है स्टार्ट स्लैश स्टॉप सेम। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक कैनोपी है, ये आपकी कैनोपी है ऑफ वेट डब्ल्यू, इसका वेट डब्ल्यू है, इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम बाय टेंशन फोर्स टी, एक टेंशन फोर्स टी है, यानी कोई रोप होगी या कोई केबल होगा जो इसको पकड़ के रखा हुआ है, नीचे गिरने से रोक रहा है। अब आपको ये बोल रहा है विच वेक्टर डायग्राम शोज द टू फोर्सेस अलोंग विद द रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द वॉल करेक्टली, यानी कौन सी डायग्राम आपको यहां पे करेक्टली ये दोनों फोर्सेस दिखा रही है, और रिएक्शन फोर्स यहां से वॉल से लाजिमन कोई ना कोई रिएक्शन फोर्स भी होगी, हो सकता है वो ऐसी हो सकता है वो ऐसी हो सकता है वो ऐसी हो, हमें कंफर्म नहीं है कि वो किस कैसी है। ठीक है जी। तो एग्जामिनर आपसे बोल रहा है यार जरा डायग्राम्स देखो नीचे, मैंने आपको चार पॉसिबल ऑप्शन दिए हैं, उसके हिसाब से डिसाइड कर लो कि आपके पास जो है वो क्या आ रही है। राइट, सो लेट्स सी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए देखो, मेरे पास इस पूरी डायग्राम में एक ही वर्टिकल फोर्स है और वो वेट है। तो इसका मतलब ये कि ये जो वर्टिकल वाली फोर्स है ये वेट है। आप ये देख सकते हो कि वेट डाउनवर्ड है, यहाँ पे अपवर्ड दिखा दिया है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वेट गलत दिखाया गया है, ये वाला ऑप्शन गलत है। बी को भी देख लो, भाई वर्टिकल फोर्स एक ही है, वो वेट है, वेट डाउनवर्ड है, इन्होंने अपवर्ड दिखाया हुआ है, तो ये आपने वेट को गलत दिखाया हुआ है, गलत है। सही है। देन लेट्स लुक एट सी। अच्छा, वेट क्या है, वर्टिकल वाली फोर्स है, डाउनवर्ड है, वर्टिकल वाली फोर्स डाउनवर्ड दिखाई गई है, तो वेट हमने सही दिखा दिया। सही है। फिर वेट के बाद अब देखो, जो आ, जो नेक्स्ट फोर्स है वो क्या बनाई गई है, देखो ये वाली बनाई गई है, दिस वन। अब ये देखो, ये जो है वो टेंशन तो नहीं है, क्योंकि टेंशन की डायरेक्शन क्या है, टेंशन की डायरेक्शन तो यूं है। सो इसका मतलब ये कि ये वाली फोर्स टेंशन होगी जिसका डायरेक्शन उस तरफ है, तो दिस मस्ट बी टेंशन, इसको भी कह लेते, सही है। तो इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन फोर्स होगी। अब ये सब कुछ मैच करके इसका मतलब ये नहीं करेक्ट हो गया। आपने ये देखना है क्या वेक्टर ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो लेट्स से हमने स्टार्ट यहां पे किया, अब मैं वेट के थ्रू नीचे आया, फिर मैं रिएक्शन फोर्स के थ्रू यहां गया, फिर मैं टेंशन के थ्रू वापस आ गया, तो मेरी स्टार्ट और स्टॉप पोजीशन सेम है, तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट है। पहले आप क्या चेक करेंगे, आप ये चेक करेंगे कि भाई मेरे जो मुझे वेक्टर्स बताए हुए वो सही सही बना के दिए हुए भी हैं आपने नहीं, और फिर आप अपनी हेड टू टेल रूल चेक कर लेंगे। अब देखो डी में क्या मसला है, वेट सही दिखाया है, डाउनवर्ड्स है वर्टिकल, सो वेट इज करेक्ट। टेंशन सही दिखाई है, टेंशन ऐसी ही है, तो टेंशन करेक्ट है।
तो ये क्या होगी, ये रिएक्शन फोर्स होगी। अब मसला क्या है, जो आपको रिएक्शन फोर्स दिखाई गई है, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार मेरी ये स्टार्ट पोजीशन है, तो मैं वेट के थ्रू नीचे जाऊंगा, लेकिन मैं रिएक्शन फोर्स के थ्रू राइट नहीं जा सकता, रिएक्शन फोर्स कह रही लेफ्ट की तरफ आओ, तो मैं इधर ही फंस गया, मैं वापस से घूमता हुआ इधर नहीं आ सकता। ये करेक्ट डायग्राम नहीं है, ये हेड टू टेल रूल को फॉलो नहीं कर रही है, वायलेट कर रही है हेड टू टेल रूल। सो दिस इज वायलेटिंग हेड टू टेल रूल। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और सी हमारा करेक्ट आंसर। अच्छा, फाइनल थिंग इन द वेक्टर्स इज टू फाइंडिंग द चेंज वेक्टर। बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता होती, तो एक क्वेश्चन हम इसके हवाले से कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, एन एयरक्राफ्ट कैन ट्रैवल इन स्टिल एयर एट 500 किलोमीटर पर आवर, यानी जो आपकी एयरक्राफ्ट है वो 500 किलोमीटर पर आवर पे क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। सही है। विंड ब्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता, प्लीज को याद रखना। नॉटी एलिफेंट्स स्क्वर्ट वाटर, ठीक है, नॉटी एलिफेंट्स स्क्वर्ट वाटर, तो आपको याद हो जाएगा ये क्या मेरी अरेंजमेंट है। क्या बोला गया है आपको, आपको ये बोला गया है कि जो आपकी जो विंड है वो वेस्ट से ईस्ट आती है 200 किलोमीटर पर आवर पे, यानी ये आपकी विंड आ गई 200 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक आ गई। इन व्हाट डायरेक्शन शुड द एयरक्राफ्ट बी फ्लोन टू फ्लाई ड्यू नॉर्थ। सवाल क्या है, सवाल ये देखो यार, विंड आपके पास आ रही है, आपने कहां जाना है, आपने नॉर्थ जाना है। अब विंड आपको धकेल रही राइट की तरफ, लेकिन आपने फिर भी जाना किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ जाना है। यानी इस बात का मतलब क्या है, एग्जामिनर ने आपको ये रिजल्टेंट बताया, वो आपको ये बता रहा है यार जो भी करो मुझे आंसर नॉर्थ की तरफ चाहिए। सो जो ये नॉर्थ बताया हुआ है ये तुम्हारा क्या है, रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट बनता किस तरह है वो उसको हम देख लेते हैं। सपोज कर लें ये वेक्टर 1 है, सपोज कर लें ये वेक्टर 2 है, रिजल्टेंट बनता है स्टार्ट पोजीशन से स्टॉप पोजीशन तक, है ना। तो आपने यूं रिजल्टेंट बना दिया। अब बात क्या समझनी है भाई, दूसरा वाला वेक्टर मुझे नहीं पता वो मैं किस तरफ रखूं, यानी जो 500 किलोमीटर पर आवर वाला जो मेरा एयरक्राफ्ट जो मैं ट्रैवल करवा सकता हूं, वो तो मैं किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करवा सकता हूं, मुझे वो नहीं पता वो मैं कैसे रखूं। तो मैं इस वेक्टर डायग्राम को कंप्लीट नहीं कर सकता, मतलब मैं उसको ऐसे रखूं 500 किलोमीटर पर आवर को, मैं उसको ऐसे रखूं 500 किलोमीटर पर आवर को, मैं उसको ऐसे रखूं 500 किलोमीटर पर आवर, कैसे रखूं, तो वो हमें देखना है। तो उसको देखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या तरीका है भाई, पहली बात जो आपने रियलाइज करनी है वो ये रियलाइज करनी है कि जो आपका जो रिजल्टेंट होता है ना, वो स्टार्ट वाली जगह से बनता है, जहां से आपने अपनी डायग्राम स्टार्ट करी है वो वहां से बनता है। अब देखो मुझे रिजल्टेंट की डायरेक्शन ऑलरेडी पता है कि वो नॉर्थ जाना है, नॉर्थ वर्टिकली अपवर्ड्स होता है, तो मुझे ऑलरेडी पता है मेरा रिजल्टेंट कैसा बन रहा है। एग्जामिनर ने उसको मुझे पहले ही बता दी कि भाई उसको कैसा रिजल्टेंट चाहिए, उसको ये चाहिए कि मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, बाकी उसको कोई सरोकार नहीं है किसी भी चीज। सो मैंने स्टार्ट पोजीशन पे रख लिया, मुझे एंड नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है रिजल्टेंट नॉर्थ ही बनना है, तो एंड जहां पे भी हो मेरा वर्टिकली अपवर्ड्स ही बनना है वेक्टर। और अब मैं अपना चेंज वाला वेक्टर निकाल सकता हूं। तो इसका मतलब ये कि जो मेरा 500 किलोमीटर पर आवर वाला वेक्टर था एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी वाला, वो मुझे लेफ्ट की तरफ यानी टॉप लेफ्ट की तरफ भेजना पड़ेगा। सेंस भी बन रहा है देखो, विंड आपको उधर की तरफ लेके जा रही है, लेकिन आपने नॉर्थ जाना है, तो आपको वापस आना पड़ेगा और ऊपर आना पड़ेगा ताकि आपका रिजल्टेंट नॉर्थ की तरफ बन सके। ठीक है, विंड इज थ्रोइंग यू राइटवर्ड्स, यू डोंट वांट टू गो राइटवर्ड्स, यू वांट टू गो अपवर्ड्स, तो आपको इस राइटवर्ड्स को कैंसिल आउट भी करना पड़ेगा एक लेफ्टवर्ड कंपोनेंट से, और फिर क्योंकि आपको ऊपर भी जाना है तो आपको एक कंपोनेंट ऊपर भी चाहिए होगा। और अब हम जो है वो डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, लेट्स सी डायरेक्शन कैसे निकलेगी। सो वो भी बहुत आसान है। एक सेकेंड, ये थोड़ी सी कचरा हो गई डायग्राम, आई वाज नॉट वांटिंग टू मेक इट कचरा, लेट्स करेक्ट दिस। विंड 200 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, दिस इज गोइंग टू बी राइट एंगल, राइट। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला एंगल निकाल लूं या निकालना चाह रहा हूं, तो ये कैसे निकल सकता है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज, the one that is opposite to the right angle is hypotenuse, and this is going to be the adjacent, और ये क्या हो जाएगी, इसकी ऑपोजिट हो जाएगी। तो मुझे हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट पता है, तो मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं cos थीटा इस्तेमाल कर सकता हूँ। cos थीटा इज एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट मेरे पास 200 किलोमीटर पर आ रहा है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 500 किलोमीटर पर आ रहा है। मैं कन्वर्जन नहीं कर रहा क्योंकि किलोमीटर पर आर
किलोमीटर पर आवर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो इधर मुझे कन्वर्जन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और मैं क्या कर लूंगा, मैं थीटा निकालने के लिए कॉस का इनवर्स ले लूंगा 200/500। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, शिफ्ट कॉस इनवर्स 200/500। सो ये मेरे पास आ रहा है एंगल ऑफ 66.42 डिग्रीज। तो बेसिकली मुझे जो ये थीटा चाहिए वो ये चाहिए 66.42 डिग्रीज, राइट। अब इसको कोट कैसे कर सकते हो, डायग्राम में मार्क करके दिखा सकते हो भाई ये वाला एंगल है। वरना इसका एक बहुत अच्छा तरीका क्या है, वो ये है कि आप ये बोलो कि यार ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। यानी अगर मैं नॉर्थ की तरफ अपनी शक्ल करूं, इफ आई प्लेस माई शक्ल टुवर्ड द नॉर्थ, तो मुझे 66.42 डिग्री घूमना पड़ेगा टुवर्ड्स वेस्ट, तो मुझे अपनी डायरेक्शन मिल जाएगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि फ्लाई द एयरक्राफ्ट 66.42 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ। यानी नॉर्थ की तरफ अपना मुंह करो और उससे 66.42 डिग्रीज घूमो, किस तरफ, वेस्ट की तरफ। जब घूमोगे तो तुम्हें अपनी वो डायरेक्शन मिल जाएगी। अब उधर की तरफ उड़ना शुरू कर दो। सॉरी, एक चीज मिस्टेक हो गई, ये नहीं होगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि वेस्ट ये वाला एंगल होगा एक्चुअली। ठीक है, तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। 90 माइनस 66.42, तो ये आ रहा है 23.58। ठीक है, ये आ गया, सॉरी मेरे से गलती हो गई, ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 23.58। यानी नॉर्थ पे अपनी शक्ल करो और नॉर्थ पे शक्ल करने के बाद 23.58 डिग्रीज घूम जाओ वेस्ट की तरफ और उस तरफ उड़ जाओ, तो तुम्हें जो है वो तुम अपने उस डायरेक्शन में उड़ जाओगे जहां पे तुम्हारा रिजल्टेंट क्या आ रहा होगा, कंप्लीटली नॉर्थवर्ड आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यू रहते थे ऐसे जिसमें आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का पता होना चाहिए, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर योर स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अल्लाह हाफिज।